नमस्कार। आज मैं चाहूँगा कि हम गुजरात में जो 2002 में गोधरा कांड हुआ था, यानी कि साबरमती एक्सप्रेस के 2 डिब्बे जलाए गए थे और उसमें 59 लोग मारे गए, और उसके बाद सबको मालूम है कि गुजरात में 3 दिन तक हिंसा हुई जिसमें और भी बहुत सारे लोग मारे गए। उसकी प्रतिक्रिया में गोधरा कांड में 11 लोगों को मौत की सज़ा हुई थी और 20 लोगों को आजीवन कारावास हुआ था। जिन लोगों को मौत की सज़ा हुई उसमें से एक व्यक्ति ने गुजरात हाई कोर्ट में, गुजरात उच्च न्यायालय में याचिका दायर की और जो मौत की सज़ा थी उसको माफ़ करने की अपील की एक तरीके से, और गुजरात उच्च न्यायालय ने उनको माफ़ भी कर दिया और कहा कि मौत की सज़ा को वो तब्दील करते हैं उम्र कैद की सज़ा में। तो जो 11 लोग जो फांसी चढ़ने वाले थे, अब वो उम्र कैद उनको मिल गई है। लेकिन अब सरकार इस मामले को लेके सर्वोच्च न्यायालय गई है और वहाँ पे जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता साहब, जो गुजरात के ही अधिवक्ता रह चुके हैं, वो कह रहे हैं कि ये दुर्लभ से दुर्लभतम मामला था। रेल के डब्बे में लोगों को बंद करके जला दिया गया, 59 लोग मर गए, उसमें औरत और बच्चे थे। ये जघन्य अपराध है, इसलिए इन लोगों को मौत की सज़ा ही मिलनी चाहिए और वो इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि इन 11 लोगों को मौत की सज़ा मिले। सवाल मैं तुषार मेहता से ये पूछना चाहूँगा कि गुजरात में गोधरा की रेल जलाए जाने के विरोध में की प्रतिक्रिया में, क्षमा करें, कि प्रतिक्रिया में हिंसा हुई। उसमें एक घटना रणधीकपुर में होती है जहां बिल्किस बानो नाम की महिला के साथ बलात्कार होता है। वो गर्भवती थी उस समय और उसके परिवार के 14 लोग जो साथ में थे वो सब मारे जाते हैं। उसको भी मार के फेंक दिया था, ये मान के कि मर गई, वो तो किसी तरह से बच गई। बाद में उसकी FIR नहीं लिखी जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के हस्तक्षेप के बाद जाके मामला दर्ज होता है। सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है कि सुनवाई गुजरात में नहीं हो सकती क्योंकि मामले को प्रभावित किया जा सकता है। वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। मामला मुंबई जाता है और 2008 में 11 लोगों को आजीवन कारावास होता है। और फिर कई सालों के बाद उसमें से एक आदमी सर्वोच्च न्यायालय जाता है सज़ा माफ़ कराने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय गुजरात सरकार को कहता है कि वो तय करे। गुजरात सरकार एक कमेटी बनाती है जिसमें 2 भाजपा के विधायक हैं और कमेटी ये निर्णय लेती है कि 11 लोगों को जेल से रिहा कर दिया जाए क्योंकि उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। और एक भारतीय जनता पार्टी के विधायक गोधरा के राहुल जी, उन्होंने ये भी कहा कि इन लोगों को इसलिए छोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ये इसमें से कुछ संस्कारी ब्राह्मण हैं। गुजरात सरकार की समिति पे अपनी मोहर लगाते हुए गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर दिया कि 2 लाइन का आदेश है जिसमें ये जिक्र नहीं है कि ये लोग किस मामले में अभियुक्त हैं या क्या कांड इन्होंने किया था। बस ये है कि भाई इन 11 लोगों को छोड़ दिया जाए और ये लोग 15 अगस्त 2022 को छूट जाते हैं। फूल मालाओं से स्वागत होता है, लड्डू खिलाए जाते हैं और उसके बाद राहुल जी को फिर से टिकट मिल जाता है, वो विधायक बन जाते हैं। और गुजरात में जो हिंसा हुई थी उसमें नरोडा पाटिया में एक व्यक्ति है जिसको सज़ा हुई थी। वहाँ 80-90 मुसलमानों को मारा गया था, जिसमें कि वहाँ उस समय मोदी सरकार में मंत्री थी डॉक्टर माया कोडनानी, उनको भी सज़ा हुई थी। तो ये जो दूसरा व्यक्ति जिसको सज़ा हुई थी उसकी लड़की भी वहाँ से चुनाव लड़ती है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने न सिर्फ बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसके परिवार के सदस्यों के हत्यारों को रिहा किया, बल्कि गुजरात दंगे
में परोक्ष रूप से शामिल लोग या उनका समर्थन करने वालों को उन्होंने चुनाव के मैदान में भी उतारा। अगर उनका बस चलता, अगर ये नियम ना होता कि किसी को कोर्ट की जब सजा हो जाती है 3 साल से ज्यादा की, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी 2002 की हिंसा के जो आरोपी है, अभियुक्त है और जिनको सजा हो गई है, जिनमें से 11 लोगों की माफ हुई है, हो सकता है ऐसे लोगों को भी उम्मीदवार बना देती। तो ये ऐसी सरकार है जो उसी के बाद घटी घटना के 11 लोगों को उनकी सजा माफ कर रही है, गृह मंत्रालय का आदेश है। और वही सरकार ये चाह रही है कि 11 ही लोग जो गोधरा की घटना में शामिल हैं उनको मौत की सजा मिले। वो कहते हैं कि डब्बे में स्त्रियां थी, बच्चे थे, तो क्या बिल्किस बानो महिला नहीं थी? क्या उसकी 3 साल की लड़की को चट्टान पे पटक के उसके सामने मारा नहीं गया? तो ये जो नजरिया है देखने का, जिसमें कि आप उसको महिला के पहले आप उसको मुस्लिम के रूप में देख रहे हैं और हिंदू मुस्लिम की वोटों के ध्रुवीकरण की दृष्टि से आप उन 11 लोगों को तो उनकी सजा माफ कर देते हैं जो बिल्किस बानो के बलात्कारी और उनके परिवार के सदस्यों के हत्यारे हैं, और आप उन 11 लोगों को जो मुस्लिम हैं, जिनके ऊपर आरोप है और सजा हुई है कि उन्होंने रेल के डिब्बे जलाए, रेल के रेस में मरने वाले ज्यादातर लोग, ऐसा बताया जा रहा है, वो लोग थे जो अयोध्या कार सेवा करने आए थे। और जब ये रेलगाड़ी जली है और उसके बाद मोदी जी आते हैं देखने के लिए, और जब जाते हैं अहमदाबाद वापस, तो ये आदेश कर देते हैं कि 59 शवों को एक खुले जुलूस के रूप में अहमदाबाद लाया जाए, बड़ौदा से और गोधरा से, और उसको वहां पे घुमाया जाए। उनकी सरकार में मंत्री रहे प्रणव पंड्या ने विरोध किया, उन्होंने कहा ये आप ठीक नहीं कर रहे हैं। वहां के पुलिस कमिश्नर ने कहा इससे भावनाएं भड़केंगी, लेकिन शायद मोदी जी तो यही चाहते थे कि लोगों की भावनाएं भड़कें, जिससे कि वहां 3 दिन हिंसा हुई। उसके बाद उसको रोका नहीं गया, हिंसा होने दी गई। मेरे मित्र राहुल शर्मा पुलिस अधिकारी भावनगर के एसपी थे, एक भीड़ आ रही थी जो एक मदरसे पे हमला करना चाहती थी, उन्होंने हमला नहीं होने दिया, उन्होंने दंगाइयों को रोक दिया, तो उनका वहां से तबादला कर दिया गया। आज वो सरकार की नौकरी से इस्तीफा देके वहां पे वकालत कर रहे हैं। तो ये इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि सरकार की संलिप्तता उस हिंसा में थी। अभी आपने देखा किस तरह से बीबीसी ने जब एक फिल्म बनाई उस हिंसा के ऊपर और उसको जारी किया, तो ये सरकार इतनी तिलमिला गई कि इसने बीबीसी के कार्यालयों पे छापा मारा, प्रवर्तन निदेशालय का छापा पड़ा बीबीसी के कार्यालय पे। तो ये बात इनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि गुजरात की जो हिंसा हुई गोधरा कांड के बाद, उसमें खुलकर इन्होंने संरक्षण दिया है, अभी भी दे रहे हैं। जिस तरह से बिल्किस बानो के बलात्कारी और हत्यारे छूट गए हैं, उसी इलाके में रह रहे हैं जहां बिल्किस बानो रहती है। आप सोचिए कोई महिला कितना अपने आप को असुरक्षित महसूस करती होगी जब उसको मालूम है कि उसी इलाके में 11 ऐसे लोग रह रहे हैं जिन्होंने उसका बलात्कार किया है। लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय में बिल्किस बानो की याचिका पे सुनवाई के लिए जब जज महोदया बेला त्रिवेदी अपने आप को वापस अपना नाम ले लेती हैं उस खंडपीठ से, और चंद्रचूड़ जी से कहा जाता है कि भाई आप एक नई खंडपीठ का गठन कर दें, तो चंद्रचूड़ जी कहते हैं कि भाई हमें परेशान न करें बार बार आप इसका जिक्र करके। तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी को यह समझना चाहिए कि उनको तो सिर्फ इससे परेशानी हो रही है कि कोई बार बार वकील कह रहा है कि भाई बिल्किस बानो का मामला सुनने के लिए पीठ का गठन कर दीजिए, खंडपीठ का गठन कर दीजिए। और बिल्किस बानो कितनी परेशान होगी
उसकी उनको कल्पना करनी चाहिए कि जिसके बलात्कारी उस क्षेत्र में घूम रहे हों। तो ये इतनी अजीब बात है कि अगर अपराधी आपकी अपने पार्टी का समर्थक है और उसकी एक लंबी अब तो फहरिस्त बनती चली जा रही है, ये सिर्फ बिल्किस बानो के 11 बलात्कारी हत्यारों तक मामला सीमित नहीं है, अब उसमें आशीष मिश्रा भी शामिल हैं, अब उसमें बृजभूषण शरण सिंह भी शामिल हैं। तो अगर वो सरकार के साथ में है तो उनको कुछ नहीं होगा, उनको जेल से बेल भी मिल जाएगी, उनको पद से इस्तीफा भी देने को नहीं कहा जाएगा, पार्टी से तो बाहर निकालने की बात बहुत दूर की है। कुलदीप सिंह सेंगर को भी अभी इस समय पैरोल मिल गया है। तो ये कितनी अजीब बात है कि अपने अपराधियों को संरक्षण देते हुए आप जो आपके विपक्षी जो अपराधी हैं, जिनको आप अपना विरोधी मानते हैं, उनको आप मौत की सजा दिलाना चाहते हैं और अपने अपराधियों को आप रिहा करना चाहते हैं। ये तो बड़ी अजीब एक चीज इस देश के अंदर हो रही है। एक कार्टून था जिसमें मोदी जी ने जब ये कहा कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे और अब चीते छोड़े जाते हैं, तो उसमें कार्टून में ये था कि पहले कबूतर छोड़े जाते थे, अब भारत में बलात्कारी और हत्यारे छोड़े जा रहे हैं। तो ये जो हो रहा है ये बहुत ही गलत है। और जो ये 11 लोग हैं, ये तो कोर्ट ही तय करेगा कि उनकी अंतिम सजा क्या होगी, लेकिन भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल का जो बयान आया है वो उस पर उनको खुद सोचना चाहिए कि वो दोहरी भूमिका कैसे ले रहे हैं। बिल्किस बानो के मामले में इस सरकार की भूमिका एकदम अलग है, और ये जो गोधरा के जो आरोपी हैं, बल्कि अभियुक्त हैं, सज़ा हो गई है इनको, ये इनके बारे में जो सरकार का रवैया है वो एकदम अलग है। और ये हमको सोचने की बात है कि ये किस तरह की सरकार हमने चुन ली है, जो अपराधी की राजनीतिक पृष्ठभूमि देखती है, उसके बाद तय करती है कि उसके प्रति उसका क्या रवैया होगा। तो हम कौन से कानून और व्यवस्था के राज की बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में। धन्यवाद।